जी, हमारा अगला जो टॉपिक है, इस टॉपिक का नाम है माइटोसिस। 4.2 क्लास है नाइन्थ। नाइन्थ क्लास के 4.2 वाला जो टॉपिक है, अगर हम उर्दू में देखें तो माइटोसिस। क्या होती है माइटोसिस? माइटोसिस असल में जब एक पेरेंट सेल है, फर्ज कर लें यहाँ पे आपकी जो बुक में डेफिनेशन दी गई है, एक पेरेंट सेल जब दो डॉटर सेल में तकसीम हो जाए तो इस अमल को नाम देते हैं माइटोसिस। किस चीज़ का नाम देते हैं? माइटोसिस का। पेरेंट सेल और फिर ये दो डॉटर सेल। डॉटर सेल, ठीक है। शर्त इसमें सिर्फ इतनी है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम दोनों में सेम रहेंगे। अगर जितने फर्ज कर लें पेरेंट में 46 हैं तो यहाँ पर भी 46 ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम रहेंगे, यानी दोनों के अंदर 46 क्रोमोसोम होने जरूरी हैं। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। फिर हम आगे अगर इसकी बात करें तो इसे मुतारफ करवाया था 1880 के अंदर। 1880 में जर्मनी के अंदर रहने वाला एक बंदा था, जर्मन का था, और वो बायोलॉजिस्ट था। जर्मनी में रहने वाला एक बायोलॉजिस्ट था जिसका नाम वाल्दर फ्लेमिंग था। इस बंदे ने आपकी बुक पे लिखा हुआ है कि इसने जो माइटोसिस के मराहिल थे, माइटोसिस के जितने भी मराहिल थे ना, उसे इसने दरियाफ्त किया था। और यहाँ पर माइटोसिस में एक बात आपने और याद रखनी है कि जो यूकैरियोटिक सेल होते हैं, यूकैरियोटिक सेल वो सेल्स होते हैं जिनमें वाज़िया न्यूक्लियस होता है। वैसे तो यू का मतलब होता है सच, ट्रू, और क्रियोटिक का मतलब होता है न्यूक्लियस, यानी ऐसा हिस्सा जिसमें वाज़िया न्यूक्लियस पाया जाए। एक सच्चा न्यूक्लियस रखने वाला शख्स या सेल जो है उसे हम यूकैरियोटिक कहते हैं। तो यहाँ पर आपकी बुक में जो एग्जाम्पल है वो कहते हैं कि यूकैरियोटिक में जो सोमैटिक सेल्स होते हैं, याद रखना सोमैटिक सेल्स को उर्दू में जिस्मानी सेल कहते हैं। यानी हमारे ओवरऑल जो यूकैरियोटिक पोर्शन होता है ना, इनमें दो तरह के सेल्स होते हैं। एक सोमैटिक सेल्स होते हैं, दूसरे होते हैं रिप्रोडक्टिव सेल्स। रिप्रोडक्टिव सेल्स, रिप्रोडक्टिव सेल जो है वो स्पर्म और एग है, ये इसके बारे में आपको आइडिया है। तो ये सोमैटिक सेल्स के अंदर सिर्फ माइटोसिस होती है यूकैरियोटिक में, ये आपकी बुक पे लिखा है। फिर नाइन्थ क्लास में एक और उन्होंने यहाँ पर बात ऐड की हुई है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं, जो प्रोकैरियोट्स हैं, प्रोकैरियोट वो होते हैं, प्रो का लफ्ज़ी मतलब होता है बिफोर, यानी पहले, और क्रियोटिक का मतलब होता है न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस बनने से पहले, न्यूक्लियस की प्रॉपर्ली शेप आने से पहले की जो हालत है उसे हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक। अब प्रोकैरियोटिक के अंदर माइटोसिस नहीं होती, माइटोसिस नहीं होती, बल्कि इनमें बाइनरी फिशन होती है। बाइनरी फिशन, बाइनरी फिशन 10th क्लास का एक टॉपिक है जिस पे कंप्लीट लेक्चर तैयार है, लेकिन फिर भी उसमें ये होता है, फर्स्ट कर लेंगे एक बैक्टीरियल सेल है तो सबसे पहले इसका जो सेल, ये जो सेल है इसका डीएनए डबल होता है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं जी, डीएनए मस्ट बी डबल। तो डीएनए इसका डबल हो जाएगा और डीएनए के बाद इसका डीएनए एक और दो हिस्सों में प्रॉपरली, फिर इसकी जो सेल वॉल होती है, जो सेल मेम्ब्रेन है, वो इन्वेजिनेट कर जाती है। इन्वेजिनेट का मतलब है कि वो सेल इस तरह अंदर की जानब धंस जाते हैं। ठीक हो गया। तो एक सेल से इस तरह फिर आगे चल के ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे। तो इस तरह एक सेल से दो प्रॉपर सेल बन जाते हैं जिसे हम बाइनरी फिशन का नाम देते हैं। क्लियर हो गया। अब बाइनरी फिशन के बाद हमने यहाँ पर ये सीखा, ये जर्मन का जो साइंसदान था उसने माइटोसिस के दो बड़े मराहल बयान किए। माइटोसिस के दो बड़े मराहल को उन्होंने बयान किया, एक था कैरियोकाइनेसिस और दूसरा था साइटोकाइनेसिस।
अब कैरियो का लफ्जी मतलब ही न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस काइनेसिस का मतलब होता है तकसीम होना। न्यूक्लियस का तकसीम होना कैरियोकाइनेसिस, और साइटोकाइनेसिस यानी साइटोप्लाज्म का तकसीम होना। ठीक है, तो अब इन दो मराहिल को बयान करने वाला वाल्टर फ्लेमिंग जो था, वो आगे चल के ये बयान करता है कि ये जो यूकैरियोटिक पोर्शन है इसके 4 हिस्से होते हैं। ये जो कैरियोकाइनेसिस है इसके 4 हिस्से जो हैं वो यहाँ पर दर्ज किए गए। हमने वन बाय वन उन्हें डिस्कस करना है, जिनमें से सबसे पहला हिस्सा जो है वो प्रोफेज है। तो प्रोफेज की हालत में क्या होता है, पहले तो ये आप अच्छी तरह से देख लें। प्रोफेज में ये है, यहाँ पे देखिए अगला हिस्सा जी प्रोफेज। प्रोफेज में सबसे पहली चीज जो सामने आती है वो ये है कि क्रोमाटन सिकुड़ जाता है। पहला काम ये होता है, जो क्रोमाटन है, अब क्रोमाटन क्या है, फर्ज करें आपका ये एक सेल है, तो सेल के सेंटर में इस तरह न्यूक्लियस के अंदर, ये न्यूक्लियस वाला हिस्सा है, न्यूक्लियस वाले हिस्से में ये जो सेंटर वाला सारा पोर्शन है इसे क्रोमाटन कहते हैं। इसे नाम दिया जाता है क्रोमाटन का। किस चीज का? तो सबसे पहला क्रोमाटन सिकुड़ जाता है। क्रोमाटन सिकुड़ता है प्रोफेज के अंदर। ठीक है, जैसे ही सिकुड़ता है तो इसकी एक प्रॉपर शक्ल सामने आती है, जिसे अब नाम दिया जाता है क्रोमोसोम्स का। किस चीज का नाम दिया जाता है? क्रोमोसोम का। तो क्रोमोसोम के ये जो दोनों ऊपर वाले हिस्से होते हैं इन्हें नाम देते हैं सिस्टर क्रोमाटिड्स का। सिस्टर क्रोमाटिड, ये अगला हिस्सा तैयार हो जाता है। ठीक है जी, यानी जैसे ही क्रोमाटिन यानी ये जो धागानुमा हिस्सा है ये प्रॉपर्ली शेप में आता है, तो इस तरह ये क्रोमोसोम की शक्ल तैयार कर लेता है। और इसके दो हिस्से जो हैं ये ऊपर वाले जो होते हैं, इन्हें इन क्रोमोसोम के हिस्सों को नाम देते हैं सिस्टर क्रोमाटिड। और इनका ये जो सेंटर वाला पोर्शन होता है, ये वाला जहाँ पर ये अटैच होते हैं, इसे नाम देते हैं सेंट्रोमेयर का। सेंट्रोमेयर का। ठीक है, ये बात आपको अच्छी तरह पता होनी चाहिए। फिर इस बुक में ये लिखा है कि न्यूक्लियर इनवेल्प गायब हो जाता है। न्यूक्लियर इनवेल्प गायब हो जाता है। ठीक है, न्यूक्लियर इनवेल्प खत्म हो जाता है। न्यूक्लियर इनवेल्प के बाद न्यूक्लियोलस भी टूट जाता है। न्यूक्लियोलस टूट जाता है, ये तीसरा काम है यहाँ पर। देखिए पहला क्या है, क्रोमाटिन सिकुड़ेगा, सिकुड़ कर एक प्रॉपर शक्ल क्रोमोसोम के इख्तियार करता है। इसके ये दोनों हिस्से सिस्टर क्रोमाटिड कहते हैं, सेंटर वाले को सेंट्रोमेयर बोलेंगे। और फिर ये जो हिस्सा है इसे नाम देते हैं न्यूक्लियर इनवेल्प का। न्यूक्लियर इनवेल्प जो है असल में अगर आप देखें तो ये जो हिस्सा है ना, ये न्यूक्लियस का, तो न्यूक्लियस की ये बाहर वाला सारा हिस्सा गायब हो जाता है। ये सारा पोर्शन जो है न्यूक्लियर का ये गायब हो जाता है प्रोफेज के अंदर। तो यहाँ पर मौजूद है इस जगह पर ब्लैक कलर में आपकी बुक में उन्होंने बनाया हुआ है न्यूक्लियोलस। तो न्यूक्लियोलस भी टूट जाता है, आपकी बुक में लिखा हुआ है कि वो भी टूट जाता है। न्यूक्लियोलस टूटता है। न्यूक्लियोलस टूटने के साथ ना यहाँ पे इस जगह पे, यहाँ पे इस जगह पे सेंट्रियोल पड़ा होता है। तो यहाँ पर आपकी बुक में ये लिखा हुआ है कि सेंट्रियोल जो है, सेंट्रियोल भी क्या करता है, दो में तकसीम हो जाता है, दो हिस्सों में तकसीम हो जाता है, दो हिस्सों के अंदर डिवाइड होता है। और ये सेल के मुखालिफ सतह पर एक इधर आ जाता है सेंट्रियोल और एक इधर आ जाता है। अब क्योंकि हमें पता है कि सेंट्रियोल जो है ये यहाँ पर आकर क्या काम करेगा, ये यहाँ पर आकर जब सेंट्रियोल यहाँ से निकलेगा तो इसमें से ना माइक्रोफिलामेंट्स निकलते हैं। क्या निकलते हैं? माइक्रोफिलामेंट्स। माइक्रोफिलामेंट इसमें से निकलेंगे। अब माइक्रोफिलामेंट जो है जैसे इसमें से निकलकर बाहर आते हैं, अब उन माइक्रोफिलामेंट्स को यहाँ पर ये फर्ज कर लेते हैं एक एक क्रोमोसोम बना लेते हैं ताकि हमें समझ आ जाए। तो यहाँ पर क्रोमोसोम के सेंटर वाले हिस्से पर अटैच होगी, बिल्कुल सेंटर वाले हिस्से पर। और सेंटर वाले हिस्से में एक खास प्रोटीन लगी होती है जो इसे हम एनाफेज में डिस्कस करते हैं। तो ये दोनों तरफ से इस तरह सेंटर में अटैच हो जाते हैं। ये बात समझ आ रही है आपको? ये प्रोफेज के अंदर सारा कुछ होना है। ये सेंट्रियोल भी दो में तकसीम होगा, न्यूक्लियस के मुखालिफ सतह पे चला जाएगा, और क्रोमोसोम जो होते हैं ये प्रॉपर्ली एक सेंटर वाले हिस्से में यहाँ पर आकर अटैच हो जाते हैं। तो ओवरऑल ये प्रोफेज का सारा स्ट्रक्चर कंप्लीट कर दिया। और बाकी जो प्रोफेज के अलावा एनाफेज, टीलोफेज और मेटाफेज वाला हिस्सा है वो मैंने ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया है। तो आपने प्लीज़ उसे देखें और प्रॉपर्ली उसे चेकआउट करें। और कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो यू मे आस्क मी, और कमेंट में कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं।